हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 4 महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब तक मैंने आपको बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न बताए, बहुत सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न बताए आंसर के साथ, लेकिन यह वीडियो कुछ अलग है। इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 4 महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि जो लघुत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 4 नंबर के, 3 नंबर के, उनको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो 4 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहें ताकि ये चारों क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल जाए और अगर ये बोर्ड एग्जाम में आए तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बस इन प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा बिलेन चैप्टर का होगा। ठीक है, बिलेन चैप्टर में आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स ज्यादातर आते हैं, तो एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है। बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट चैप्टर का बताऊंगा, ठीक है, जिसमें रासायनिक बलगत चैप्टर भी है। तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपको ये न्यूमेरिकल पता है तो इसके बाद जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको आपको ध्यान से देखना है, लेकिन जिनको नहीं पता है ध्यान से देखिए। देखिए, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, इन दोनों के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमें जल का भार दिया गया है और एथिल अल्कोहल का भार दिया गया है। तो हम पहले लिखते हैं जल का भार। जल को हम लोग डिनोट करते हैं H2O से। ठीक है, H2O। तो जल का भार ये कितना दिया गया है हमें, तो ये दिया गया है 72 ग्राम। 72 ग्राम। ठीक है, अब यहां पर हम जल का अणुभार निकाल लेते हैं। H2O का अणुभार। ठीक है, तो अणुभार निकालेंगे तो देखिए H का परमाणु भार कितना होता है, 2। ठीक है, तो देखिए H का परमाणु भार कितना होता है, इसका होता है 1। ठीक है, 1 होता है, चूंकि H2 है यानी कि 2 H है तो 2 गुणे 1 हम कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये टोटल कितना आ गया, 2 कम 2 और 16 जुड़ जाएगा तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है, तो H2O का अणुभार जो आया वो 18 आया। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, जब हम मोल प्रभाज निकालेंगे जल का तो इसका फॉर्मूला होगा जल का मोल प्रभाज इक्वल टू जल के मोलों की संख्या अपान जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो आपको अगर जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो जल के मोलों की संख्या निकालना होगा। तो पहले हम जल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। जल के मोलों की संख्या। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है जल का भार। जब आप मोलों की संख्या निकालेंगे तो उसका भार और बटा जल का अणुभार। ठीक है, उसके भार और उसके अणुभार को आप भाग दे दीजिए। तो देखिए जल का भार कितना है, जल का भार है 72 ग्राम, तो 72 हमने लिख दिया। अणुभार कितना है 18 हमने निकाला, तो 18 कम 18 18 चौको 72। ठीक है, तो जल के मोलों की संख्या जो आ जाएगी, जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या वो कितनी आ गई हमारी, वो आ गई 4। ठीक है, 4 आ गया। अब चूंकि हमें अगर जल का मोल प्रभार निकालना है तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या भी पता होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से हम एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकालते हैं। देखिए 92 ग्राम एथिल अल्कोहल दिया गया है, तो एथिल अल्कोहल का भार हमें दिया गया है। एथिल अल्कोहल का भार। ठीक है, ये कितना दिया गया है हमें, 92 ग्राम। कितना, 92 ग्राम। अब एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, इसका हम अणुभार निकालते हैं, का अणुभार। ठीक है, तो इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, देखिए कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 12 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये हो जाएगा 5 हाइड्रोजन है तो 5 गुणे 1, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 प्लस 5 एकम 5 प्लस 16 और 1 17। तो टोटल जो हमारा आ जाएगा यहां पर वो आ जाएगा कितना, 24 5 29। ठीक है, और 17 46। ठीक है, टोटल हमारा 46 आ जाएगा। तो C2H5OH का अणुभार आया, C2H5OH का अणुभार
ठीक है, ये कितना आया 46, ठीक है 46 आ गया। अब देखिए क्या करना है, हमें इसके मोलों की संख्या निकाल लेनी है। कैसे निकालेंगे पता है सभी को, C2H5OH के मोलों की संख्या, यानी कि एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा एथिल अल्कोहल का भार यानी कि C2H5OH का भार अपान C2H5OH का अणुभार, C2H5OH का अणुभार, ठीक है। अब इसको हम भाग दे देंगे। देखिए भार कितना है 92 ग्राम, ऊपर मैंने लिखा, अणुभार हमने निकाला 46, तो भाग देंगे तो 46 दूना 92, तो C2H5OH के मोलों की संख्या कितनी आई, C2H5, देखिए थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको समझना है, ठीक है ध्यान से। तो C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है, ये कितना आया 2 आ गया, ठीक है 2। अब हम लोग क्या करते हैं, मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। अब देखिए हमें जल के मोलों की संख्या पता चल गई 4 और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2। अब हम एक एक का चलिए मोल प्रभाज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जल का मोल प्रभाज, ठीक है, क्योंकि दोनों का हमें निकालना है। तो जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए हमें जल के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो ये आया था हमारा 4, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा जल के मोलों की संख्या अपान जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। जिसका मोल प्रभाज आपको निकालना है उसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखना है, ठीक है। और जो मिश्रण में है एथिल अल्कोहल उसको नीचे लिखना है। तो 4 अपान जल के मोलों की संख्या 4 प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2, ये कितना हो जाएगा 4/6, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो मोल प्रभाज आएगा जब आप 4/6 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0. इसको कट करेंगे तो 0.666। तो जो जल का मोल प्रभाज आया, जल का मोल प्रभाज, ठीक है, वो कितना आ गया 0.666। ये जल का मोल प्रभाज हमारा निकल गया, ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह हम एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। अब देखिए वैसे ही इसका भी फॉर्मूला है, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज इक्वल टू एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या अपान एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। अब देखिए एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी है 2 है, अपान एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2 प्लस जल के मोलों की संख्या 4, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 2/6, ठीक है। अब इसको हम भाग दे देंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.333, ठीक है। तो हमारा जो जल का एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज आया C2H5OH का मोल प्रभाज वो कितना आ गया 0.333, ठीक है। तो ये हमारा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज आ चुका है। समझ में आ गया, बस यही आपका न्यूमेरिकल लग गया, दोनों का हमने मोल प्रभाज निकाल दिया। समझ में आया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि आभासी एकाणुक अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि आभासी एकाणुक अपक्रिया क्या होती है, एकाणुक अपक्रिया तो हमें पता है, लेकिन आभासी एकाणुक अपक्रिया देखिए सिंपल है, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो, यानी कि प्रथम कोटि की अपक्रिया हो लेकिन उसकी आणविकता 1 ना हो, वो आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाएगी। क्योंकि ज्यादातर जो प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है वो एकाणुक अपक्रिया ही होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर समझिए, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण समझिए, जैसे हमारा चीनी है, ठीक है, C12H22O11, ठीक है, ये क्या है चीनी है। जब इसकी अपक्रिया हम किससे कराते हैं, इसका जल अपघटन कराते हैं H2O, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ऊपर हो जाएगा H+, ठीक है, H+, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। देखिए दोनों तरफ आपके मॉलिक्यूल समान होने चाहिए। देखिए इधर कार्बन कितना है 12, इधर भी 6 और 6 12, इधर हाइड्रोजन कितना है 22 2 24, इधर है 12 12 24, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना है 11 और 1 12, इधर 6 6 12, ठीक है। तो जब हम चीनी का या शक्कर का जल अपघटन कराते हैं तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें देखिए कौन सी अपक्रिया है, इसकी आणविकता अगर देखी जाए तो एक ये हो गया, एक आपका चीनी का मॉलिक्यूल है, एक
हो गया और एक जल का मॉलिक्यूल है, इसकी आणविकता 2 होगी, लेकिन ये किस कोट की अपक्रिया होगी? ये प्रथम कोट की अपक्रिया होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो H2O है इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जब इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये अपक्रिया की कोटि में भाग नहीं लेगा। ठीक है, ये अपक्रिया की जो कोटि है वो केवल शक्कर पर डिपेंड करेगी, C12H22O11 पर। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आभासी एकाणुक अपक्रिया हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया की कोटि 1 है। उपरोक्त अभिक्रिया की कोटि 1 है, यानी कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि H2O के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता। आप और लिख सकते हैं जबकि इनकी आणविकता 2 है, जबकि इनकी आणविकता 2 है। ठीक है, अतः ये आभासी एकाणुक अपक्रियाएं हैं। अतः ये आभासी एकाणुक अभिक्रिया है। ठीक है, अभिक्रिया है। ठीक है, ये आभासी एकाणुक अभिक्रिया है। तो यही आप आभासी एकाणुक अभिक्रिया का डेफिनेशन लिख सकते हैं, एग्जाम्पल बता सकते हैं और टिप्पणी भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अभी हमने बात किया कि अभिक्रिया की कोटि तो 1 है लेकिन आणविकता 2 है। तो अब हम समझ लेते हैं तीसरे क्वेश्चन में कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता होती क्या है। तो दिखा है क्वेश्चन कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए। तो देखिए, सबसे पहले हम आणविकता को समझते हैं। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी कि अभिकारक में कितने अणु भाग ले रहे हैं उसी की संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर आपको बताया, देखिए यहां पर अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं, चीनी और एक जल। ठीक है, तो ये क्या होगी? इसकी आणविकता जो होगी वो 2 होगी। ठीक है, तो यहां पर एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। देखिए, जब अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया में अमोनियम नाइट्राइड का 1 अणु भाग लेता है, अतः इसकी आणविकता 1 है। यानी कि अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने पर जो अभिक्रिया होती है उसमें अमोनियम नाइट्राइड का केवल 1 ही अणु भाग लेता है, इसलिए इसकी आणविकता 1 होगी। तो फिर देखिए, NH4NO2 ये है हमारा अमोनियम नाइट्राइड। ठीक है, अमोनियम नाइट्राइड है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्या होता है? ये H2O में और प्लस N2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि जल और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए, जो अभिक्रिया की आणविकता है वो अभिकारक पर डिपेंड करती है। तो यहां पर अभिकारक के कितने अणु हैं, इसके कितने अणु भाग ले रहे हैं? सिर्फ 1। देखिए, NH4NO2 के आगे अगर 2 लगा होता तो ये द्विआण्विक अभिक्रिया होती है, इसकी आणविकता 2 होती। लेकिन यहां पर अमोनियम नाइट्राइड का सिर्फ 1 अणु भाग लेता है, इसलिए इसकी आणविकता 1 होगी। ठीक है, तो आणविकता समझ में आ गई। चलिए कोटि समझते हैं। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वो अभिकारक जिनकी सांद्रता अभिक्रिया जब हो रही है तो उनकी सांद्रता में परिवर्तन हो, जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होगा वही अभिक्रिया की कोटि में भाग लेंगे। यानी कि अभिक्रिया की कोटि उन्हीं के आधार पर निकाली जाएगी। ठीक है, और जो भाग नहीं लेंगे उनका कोई महत्व नहीं होगा, जैसे वहां पर जल का था। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, अब यहां पर अगर हम एक एग्जांपल लें, CH3COO, ठीक है, C2H5, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं NaOH से, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो देखिए क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा CH3COONA, ठीक है, और प्लस C2H5OH। तो देखिए हमें यहां पर उत्पाद से कोई दिक्कत नहीं है, उत्पाद से हमें कोई मतलब नहीं, हमें अभिकारक को देखना है। यहां पर देखिए, यहां पर 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं, एक है आपका CH3COO C2H5,
ठीक है, एक ये है और एक है NaOH। दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, तो यहां पर जब अभिक्रिया हो रही है तो इन दोनों के सांद्रता में परिवर्तन होता है, इसलिए यह द्वितीय कोट की अभिक्रिया होगी। तो हम लिख सकते हैं कि उपयुक्त अभिक्रिया में दोनों अभिकारक के एक एक अणु की सांद्रता प्रभावित हो रही है, अतः यह द्वितीय कोट की अभिक्रिया होगी। द्वितीय कोट की अभिक्रिया है, ठीक है, अभिक्रिया है। यानी कि इस अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं इन दोनों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, इसीलिए अभिक्रिया की कोट इन दोनों पर डिपेंड करेगी, इसलिए द्वितीय कोट की अभिक्रिया होगी। ठीक है, इसकी आणविकता देखी जाए तो 2 होगी। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है, यानी कि हमें अर्धायु काल दिया गया है 100 मिनट। ठीक है, तो बताइए कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। यानी कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है जो यदि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है, तो बताइए कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। तो देखिए हमें अर्धायु काल दिया गया है जिसको हम लोग नोट करते हैं T½ से, क्योंकि अभिक्रिया का जो मिडिल होता है, जो आधा रह जाता है, वही होगा अर्धायु काल। ठीक है, वही समय। तो ये हमें दिया गया है 100 मिनट। 100 मिनट। ठीक है, अब यहां से हम वेग स्थिरांक निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इक्वल टू T½ के पदों में फॉर्मूला क्या होता है 0.6932 अपान T½ ठीक है, अपान T½ ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे। अब यहां पर हम क्या करते हैं K इक्वल टू निकाल लेते हैं, तो 0.6932 अपान T½ की वैल्यू दी गई है 100। ठीक है, अब ये समझ में आपको तो आ गया होगा, लेकिन जो प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या कहा गया है कि बताइए कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। ठीक है, तो माना प्रारंभिक मात्रा, ठीक है, माना प्रारंभिक मात्रा इक्वल टू क्या A है। ठीक है, A है। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा, तो A माइनस एक्स। ठीक है, A माइनस एक्स हम लिखेंगे। A माइनस एक्स का मतलब यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का कितने समय में आधा रह जाएगा, तो 1/4 रह जाएगा, तो A/4 लिख देंगे। यानी कि ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का कितने समय में 1/4 रह जाएगा, तो A माइनस एक्स की वैल्यू A/4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 2.303 अपान T½ अपान T। ठीक है, तो यहां पर हम कट कर देते हैं अपान T इंटू लॉग A अपान A माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का। यहां से हमें समय निकालना है कि कितने समय में वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा, तो ये समय हमें निकालना है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये माइनस एक्स जो मैंने लिखा है वो होगा A/4। इसकी वैल्यू कितनी होगी A/4। क्यों? क्योंकि A है प्रारंभिक मात्रा, A माइनस एक्स है T समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, A है प्रारंभिक मात्रा और A माइनस एक्स है T समय पश्चात अभिकारक की मात्रा। ठीक है, तो ये कितना है T समय पश्चात, ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है, तो हमने A/4 लिख दिया। ठीक है, तो A माइनस एक्स के स्थान पर आप A/4 लिख सकते हैं। तो देखिए K की वैल्यू मैंने ऊपर अभी बताई थी आपको 0.6932 अपान 100, तो इस K के स्थान पर हम लिख देते हैं 0.6932 अपान 100। ठीक है,
इक्वल टू ये हो जाएगा 2.303 अपान टी, ये हो जाएगा लॉग ए अपान ए माइनस एक्स है ये, तो ए माइनस एक्स के स्थान पर हम लिखेंगे ए बाई 4, ठीक है, ए बाई 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ऐसे लिखते हुए चलिए 0.6932 अपान 100 इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू लॉग, ये क्या हो जाएगा बताइए, ए अपान ए बाई 4, तो ए के नीचे 1 है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4a बाई ए, ठीक है, ए से ए कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, ध्यान से समझिए एक एक वर्ड, 0.6932 अपान 100 इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू लॉग 4, ठीक है, लॉग 4 हमारा बचा, तो लॉग 4 हम यहां पर लिख देते हैं। अब चलिए एक काम करते हैं, दूसरा मैं पेज यूज कर लेता हूं, ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या करना है आपको, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे यहां पर, इसको हम t को इधर ले आएंगे क्योंकि t हमें निकालना है, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2.303, ठीक है, अपान देखिए ये 100 इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो इंटू 100 हो जाएगा, अपान ये t इधर गया है तो ये 0.6932 इधर आएगा, तो ये नीचे इसके आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर है इसके नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा 0.6932, ठीक है, इंटू देखिए log 4 है, log 4 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं 2 log 2, ठीक है, 2 log 2 हम लिख सकते हैं, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये 2 log 2 हमने इसको लिख दिया, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू log 2 आप लिखिए 2 गुणे log 2, ठीक है, अब यहां से हम t निकाल लेंगे, t इक्वल टू देखिए 2.303 का 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0. ये आपका हो जाएगा 4. देखिए गुणा कीजिए 2 3 6 यानी कि 4.606 ये हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। मैंने log 4 को इस प्रकार से क्यों लिखा, 2 गुणे log 2, क्योंकि log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है, 2 का हमने इससे गुणा कर दिया अपान 0.6932, ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा समझिए, t इक्वल टू देखिए ये हमारा हो जाएगा कितना 4.606 है, ठीक है, इसका हम इससे गुणा कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 460.6 इंटू 0.3010 अपान 0.6932। देखिए आप और शॉर्ट में कर सकते हैं, सॉल्व तो कर सकते हैं, ठीक है, t इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे दोनों का, तो जब 460 का 0.3010 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 138.641, ठीक है, बटा 0.6932 भाग दीजिए, ये आपका आ जाएगा प्योर 200.0000 कुछ आएगा, यानी कि अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेटली तो वो 200 ही आएगा, तो t इक्वल टू आपका आ जाएगा 200 मिनट, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में आपके क्या था, चलिए देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन आपका था कि प्रथम कोट की एक अपक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है, तो बताइए कि कितने समय में वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा, तो वो 200 मिनट में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन 4 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें।